हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के पीवाई क्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, जो है अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटका के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिलते हैं। तो आपको बेसिकली बताना है कि कर्नाटका में इनमें से कौन सा शिलालेख नहीं मिलता है अशोक का। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, गवीमठ कर्नाटक में है, मस्की कर्नाटक में है, रूपनाथ नहीं है। रूपनाथ पड़ता है ये आपके मध्य प्रदेश एमपी में। तो यही इसका सही आंसर होगा। रूपनाथ इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें जो मस्की शिलालेख है, ये एक ऐसा इकलौता शिलालेख है अशोक का जिसमें अशोक का नाम मिलता है। बाकी के जो शिलालेख हैं उसमें अशोक ने अपना नाम अशोक नहीं लिखकर देवम प्रियदसी देवम प्रियदर्शी इस नाम को लिखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शिलालेख रहेगा, मस्की का शिलालेख, जो आपको याद रखना है, जिसमें अशोक का अपना नाम मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम था। तो रत्नाकर किसका नाम था, ये आपको पूछा गया है। तो विश्वामित्र जो थे, ऋषि विश्वामित्र, इनका संबंध ऋग्वैदिक पीरियड से है। गौतम बुद्ध का रामायण से नहीं है, ऋषि दुर्वासा का भी नहीं है। तो ऑब्वियसली वाल्मीकि जी के बारे में हम जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने ही रामायण को लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद में तुलसीदास जी ने अवधि में रामायण को लिखा, जिसको रामचरितमानस भी बोलते हैं। तो वाल्मीकि बनने से पहले, वाल्मीकि होने से पहले वो रत्नाकर थे। उनका जो मूल नाम था वो रत्नाकर ही था। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि वो एक डाकू थे, एक डिकॉइट थे। और फिर नारद मुनि के संपर्क में आने के बाद में, नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो रत्नाकर से ऋषि वाल्मीकि बन गए। अगला प्रश्न है, वैदिक मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। ओके, तो किसी चीज़ का संग्रह जो होता है उसको संहिता बोला जाता है। ओके, जैसे आचार संहिता है ना, तो वैसे ही संहिता, जैसे ऋग्वेद संहिता, तो संहिता बोला जाता है। तो आंसर इसका संहिता हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपको पता होगा जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम में आपने देखा होगा कि 3 शेर कुछ इस टाइप से बने हुए हैं, और इसके नीचे यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये 3 नहीं, एक्चुअली 4 हैं। और ये अशोक का जो सारनाथ का पिलर है वहाँ से लिया गया है सिंबल। और ये जो सत्यमेव जयते है, ये उपनिषदों में से मुंडक उपनिषद से लिया गया। आपको पता होना चाहिए टोटल 108 उपनिषद हैं। जो फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं उनको उपनिषद बोलते हैं। उनमें से जो मुंडक उपनिषद है वहाँ से इस वाक्य को लिया गया है, सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट है, पूरा लेख विधा का अभिप्राय है। पूरा लेख जिसको एपिग्राफी बोलते हैं। अच्छा, एपी वर्ड जहाँ आता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अर्थक्वेक आया तो जहाँ पर रैप्चर हुआ उसको तो फोकस बोलेंगे, लेकिन ओके, पृथ्वी के ऊपर जो पॉइंट है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए उसको एपी सेंटर बोलते हैं। तो ऐसे ही शिलालेख होता है। तो शिलालेख के ऊपर जो लिखा होता है उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। अगला है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है।
तो अगर हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप से इंडिया का मैप आपको दिखाई देगा। ओके, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है, और यहाँ पर ये देखो इस टाइप से यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र कुछ इस टाइप से जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये असम का इलाका हो जाएगा, असम। ओके, ये असम हो गया। ये जो असम है यहीं पर तो कहीं ओके बोल सकते हैं कि दार्जिलिंग हार्डिंग एक प्लेस है जिसका बॉर्डर एक तरफ तो चाइना से टच होता है और दूसरा टच होता है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। ओके, तो बोला है कि ब्रह्मपुत्र वैली में जो चाइना और म्यांमार से टच हो उस प्लेस का नाम क्या है, तो दार्जिलिंग हार्डिंग। ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो जब आप पाषाण काल पढ़ेंगे कि स्टोन एज को पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रिच के एग के साक्ष्य मिलते हैं हमको। इसका मतलब है कि कभी तो जो ऑस्ट्रिच थे वो इंडिया में भी थे, आज तो ये अफ्रीका में मिलते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो गोंडवाना प्लेट का पार्ट थी, अफ्रीका भी गोंडवाना प्लेट का पार्ट था। तो जैसे शेर अफ्रीका में मिलते हैं वैसे ही हम बोल सकते हैं कि शेर इंडिया में भी मिलते हैं। तो सिमिलरली शुतुरमुर्ग का भी सेम केस है कि शुतुरमुर्ग अफ्रीका में भी थे और इंडिया में भी थे। तो वो कौन सा पीरियड था जब हम बोल सकते हैं कि इंडिया में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे, तो वो है हमारा पैलियोलिथिक एज। तो आज से लगभग 25,000 BC न 25,000 BC पूर्व शुतुरमुर्ग के साक्ष्य इंडिया में मिले हैं। तो वो जो पीरियड है वो क्या है, पैलियोलिथिक है, जिसका टाइम पीरियड 2 मिलियन ईयर से लेकर देखिए 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड होता है, 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोला गया है, पैलियोलिथिक एज बोला गया। तो इसमें 25,000 ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं पैलियोलिथिक में ही हमको शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में चातल्य ड्यूक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। तो ये जो कासल युग है ये आपको तुर्की में मिलता है। ये तुर्की की नवपाषाण की एक नगर है, नवपाषाण नगर है, तो इसलिए इसका आंसर नवपाषाण होगा। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है। तो आपको पूरा पाषाण उसके बाद मध्य पाषाण, नवपाषाण, ओके, इन तीनों का ही टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो पूरा पाषाण का भी मैंने बताया था 2 मिलियन से लेकर 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा पाषाण होगा। मध्य पाषाण 10,000 BC से लेकर 7,000 BC तक का टाइम पीरियड रहता है, और नव पाषाण का 7,000 BC से लेकर ये आपको मिलेगा लगभग 4,000 BC तक का। देखिए ये नवपाषाण हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया जाता है, जिसको क्वार्टराइज भी बोलते हैं। तो ये हमको मिलता है दार्जिलिंग हार्डिंग में, यानी ब्रह्मपुत्र वैली में मिलता है। तो दार्जिलिंग हार्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था। तो जब नगरों की खुदाई हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वो कुछ इस टाइप से शेप में हमको दिखाई दिए, जिसमें जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचा और छोटा था, ओके, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था।
तो इनको क्या बोला गया था? इनको सिटाडल बोला गया था। तो आंसर है सिटाडल। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो भाई हड़प्पा के टाइम में, ओके, हड़प्पा को आपको पता होगा ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। जब इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, और ब्रॉन्ज किससे बनता है? कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज, ये बनता है कॉपर से प्लस टिन से। ओके, तो इस पर टिन तो ऑप्शन में है नहीं है, कॉपर है, तो कॉपर, तांबा इसका एक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में डैश से सोना लाया करते थे। तो जहाँ से आज हम भारत में सोना का उत्खनन करते हैं वो है कोलार गोल्ड फील्ड। ओके, तो हड़प्पा के लोग भी इन्हीं फील्ड से माइन किया करते थे और यहाँ से सोना लाते थे। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो कर्नाटका में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KGF कर्नाटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बोलान वैली के पास है? तो बोलान वैली के पास में आपका पड़ता है, बोलान वैली के पास में पड़ता है मेहरगढ़। ओके, ये जो बोलान वैली मेहरगढ़ जो है ये आज प्रेजेंट डे बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन जो है वहाँ पर है, ये बोलान वैली के पास है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। गुफकराल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इसका चिरांड जो है वो बिहार में है। ओके, कोलडीवा इसको यूपी में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। तो वो बंदरगाह शहर जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है वो लोथल है। धौलावीरा जो है वो फेमस है अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है। इसके अलावा कालीबंगा, यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इसके लोथल में दो चीज़ें और हैं, राइस हस्क यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से घोड़े का टेराकोटा फिगर भी मिला है, घोड़ा का टेराकोटा फिगर यानी मिट्टी का घोड़ा मिला है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। ओके, और ये हरियाणा में है और इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता टेराकोटा की मूर्तियों में से निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे टॉयज़ मिले टेराकोटा के सिंधु घाटी सभ्यता में। उसमें भैंस, भेड़ और सूअर के जो टेराकोटा फिगर हैं वो तो मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली किसका नहीं मिलता है? तो नहीं मिलता है गाय का। और उससे पूछा है कि नहीं विद्यमान है, तो गाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय के टेराकोटा फिगर नहीं मिले। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वो था ग्रेट ग्रेनरी। ओके, अन्नागार जो था ग्रेट गैनरी वो सबसे बड़ा भवन हुआ करता था। उसके अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली वो नदियों के बीच संवाद में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? तो देखो विश्वामित्र आ गया ऋग्वैदिक पीरियड में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो नदियां हैं व्यास एंड सतलुज। आंसर सी होगा इसका। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? जो गोत्र प्रथा थी, अब देखो गोत्र कैसे स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में जो कबीले हुआ करते थे वो क्या करते थे कि एक गांव और एक कबीले के सारे लोग अपनी गायों को एक जगह बांध दिया करते थे, एक टीन शेड में, जिसको काऊ पेन भी
काव पेन भी बोलते हैं, खूंटा जिसको बोलते हैं, उस खूंटे से सब लोग एक ही जगह बांध दिया करते थे। आगे चलकर ये सारे लोग क्योंकि एक साथ रहते थे तो इनको एक गोत्र बोला गया। ओके, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी होगा। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। ओके, यानी कि सारे लोग एक सेम व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत के लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन की जिम्मेवार था। कि रक्षा के लिए कौन जिम्मेवार था? वो क्षत्रिय हुआ करते थे। शूद्रों का काम क्या होता था? अपर थ्री वर्णा को सर्व करना। ब्राह्मण का काम क्या होता था? प्रीच करना। ओके, और वैश्य का काम क्या होता था? वो खेती करते, शिल्पकारी करते। तो इसलिए रक्षा करने का काम क्षत्रियों का था, तो आंसर बी हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही और सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के लिए आपकी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।